आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, वो भी हमें बता दे रहा है। कह रहा है का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इसके 90 डिग्री पे देखिए इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चल रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग 4.8 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये चिंतन का विषय है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर यानी वृत्ताकार क्यों होगा, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि हमने एनसीईआरटी में बात पढ़ी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि उसी हिसाब से उस पर फोर्स लगता है। अब ये कैसे होता है इस पर हम आगे विचार कर रहे हैं। तो देखिए जो दे दिया है हमको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया है 6.5 गॉस यानी 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम माइनस लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऋणात्मक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की चाल v = 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दी गई है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। अब चुंबकीय क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो थीटा = 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है कि लंबवत भेजा जाता है। आप देखिए चूँकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और स्थिर अवस्था से अगर मोशन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई फोर्स लगेगा तभी मोशन करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल जैसा एनसीईआरटी में पढ़ा है F = QV × B होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E लिख दिया गया V × B। अब जाहिर सी बात है V × B लिखा गया है, यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो V × B लिखा गया है, ये एक ही तल में एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इन दोनों के 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा। तो देखिए वाम हस्त के नियमानुसार बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के लंबवत है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल के तहत। तो अब बल गति की दिशा बदलता है, चूंकि फोर्स लगता है तो कह रहा है अब अतः बल गति की दिशा बदलता है, परिमाण को नहीं। ध्यान दीजिए जो फोर्स है वो फोर्स केवल वेलोसिटी की दिशा बदल रहा है, डायरेक्शन, या यूं कहें कि जो हमारी चाल या स्पीड है उसमें डायरेक्शन यानी दिशा लगातार चेंज हो रही है। चूंकि दिशा है इसलिए वेग को सदिश राशि कहा जाता है। तो परिणाम को नहीं बदल रहा, तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करेगा। जाहिर सी बात है कि
दिशा बार बार बदल रही है, और जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ में मोशन करता है तो हर पल उसकी दिशा बदलती है। तो आता है चुंबकीय बल द्वारा प्रदत्त आवश्यक अभिकेंद्र बल। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टिकल अगर वृत्ताकार मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में उस पे केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ये हम बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। तो ये अभिकेंद्र बल चूंकि हमें चुंबकीय बल से प्राप्त होगा, तो इसीलिए जो चुंबकीय बल है उसको अभिकेंद्र बल के बराबर कर दिया गया कि यही चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के रूप में काम कर रहा है। इसी कारण से पिंड या पार्टिकल या कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो EV क्रॉस B = mv²/r हो जाएगा। अब देखिए V क्रॉस B है और थीटा 90 डिग्री दिया गया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा लिखते हैं। चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा लिखा गया। तो EVB sin 90 डिग्री = mv²/r, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे और r बराबर लिखेंगे। तो mv² ऊपर चला जाएगा, EVB नीचे आ जाएगा, V से V कट गया है इसलिए केवल V लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा r = mv/EB/1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये आ गया 9.1, ये मास रखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी रखेंगे 4.8 × 10⁻⁶, अपान इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 × 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। सॉल्व किया गया तो आ गया 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में पार्टिकल मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है प्रश्न 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। तो जो यह फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, आवृत्ति निकल के आ रही है, हमसे कह रहा है कि क्या यह इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करेगी। तो अभी आगे देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.5 गॉस यानी 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। वेलोसिटी दिया है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न होता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो mv²/r = qvb हो गया। चूँकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो mv/r = qb हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालना है, तो हमें यहाँ पर कोणीय चाल के बारे में बात करना पड़ेगा, जिसको ओमेगा कहते हैं। तो v = r ओमेगा होता है। तो यहाँ पर v की जगह r ओमेगा रखेंगे। तो m v की जगह r ओमेगा रख दिया, अपान r = qb, r कट जाएगा, तो ओमेगा = qb/m हो जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा बराबर 2π/t होता है या t 1/t = n होता है, तो ओमेगा बराबर 2πn लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि ओमेगा बराबर 2π/t होता है और 1/t = n होता है, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है, तो ओमेगा = 2πn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा की जगह 2πn रख दिया, qb/m हो गया। क्योंकि घूर्णन की आवृत्ति ओमेगा है, तब ओमेगा बराबर 2πn होगा।
तो n बराबर QB/2πm हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब n बराबर QB/2πm आया तो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है, तो वही कह रहा है कि उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति ν = BQ/2πm हो जाएगा। तो यह आ गया B, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो E रख दिया, /2π इलेक्ट्रॉन का मास है तो me लिख दिया। तो ये हो गया B की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻4 हमको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 हमको पता है। 2 × π की वैल्यू 3.14 हमको पता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻13 हमको पता है। सॉल्व किया तो आ गया 18.18 × 10⁻6 हर्ट्ज। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति इसके वेग पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि फार्मूले में वेग नहीं है कहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 30 फेरे हैं इस कुंडली में और इसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है। तो एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें परपेंडिकुलर लटकी हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी मान लिया जाए तो पृथ्वी के क्षैतिज इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है और इस तरह से इसके 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पृथ्वी के गुरुत्वीय तल की तरफ या गुरुत्व केंद्र की तरफ ऐसे लटकी हुई है। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। हाँ देखिए 90 डिग्री नहीं, ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कह रहा है कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए यानी एंटी टार्क जो लगाना चाहिए उसके परिमाण का परिकलन कीजिए। तो ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये है कि एक कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है 60 डिग्री के कोण पर। अगर ऊर्ध्वाधर लटका दी गई है कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र पर तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री यानी ऊर्ध्वाधर उस पर लटकी हुई है किसी एंगल पर, तो उसको घुमाने के लिए बलाघूर्ण काम करेगा। तो वो बलाघूर्ण से घूमने लगेगी कुंडली। तो कह रहा है कितना बलाघूर्ण के विरोध में बल प्रति बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। प्रति आघूर्ण लिखा गया है कि ताकि कुंडली न घूमने पाए। तो जितने बलाघूर्ण से घूमेगी उसी का उल्टा हम उतने ही प्रति बलाघूर्ण से या एंटी टार्क फोर्स से हम उसको रोक सकते हैं। और ये दूसरा पूछा जा रहा है, तो पहले को करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया गया है और कुंडली लटकी होगी 60 डिग्री के कोण पर। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरह है और इस तरह घूमेगी तो वृत्ताकार पथ को भी बना दिया गया। तो फेरों की संख्या n 30 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मीटर में बदला तो 100 का भाग दिया 0.08 मीटर हो गया। कुंडली में धारा I बराबर 6 एम्पियर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 टेस्ला हो गया। चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के अभिलंब के बीच कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। तो कुंडली पर आरोपित आघूर्ण यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण टाउ = NIAB sin थीटा। ये फार्मूला हमने NCERT में पढ़ा है, इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो फेरों की संख्या 30 है और करंट 6 एम्पियर है और A का मतलब क्षेत्रफल। अब एक वृत्ताकार सर्किल का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई लिख दिया, r की वैल्यू हमको दी है उसका स्क्वायर कर दिया। और B मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगी, क्वेश्चन में दिया होगा।
1 टेस्ला है, तो 1 रख दिया गया और साइन 60 डिग्री है, वैल्यू हो गई। तो ये सॉल्व करने पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, आ गया 3.133 न्यूटन मीटर, इतना आ गया। तो इस प्रकार से आंसर हमारा निकल आया। अब अगला कह रहा है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वृत्ताकार कुंडली ना हो करके किसी अन्य आकार की समतलीय कुंडली इस जगह रख दी जाए, तो क्या इस आंसर में फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए सूत्र के हिसाब से देखिए, ये जो ए है, अब यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली है तो उसका क्षेत्रफल रखा गया, आयताकार होती तो उसका फार्मूला अलग होता है, उसको रखा जाता है। हेक्सागोनल यानी खटकोण रूप में होती तो उसका क्षेत्रफल रखते। तो कुल मिला करके यहाँ पर आकार की कोई चर्चा नहीं है, तो सूत्रानुसार कुंडली पर आरोपित आघूर्ण इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि क्षेत्रफल नियत है, अतः बलाघूर्ण नियत रहता है। तो अगर ये क्षेत्रफल फिक्स कर दिया जाए तो कुंडली किसी भी आकार की हो, ये हमारा आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव तो यहीं से हो सकता है, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो क्षेत्रफल अगर नियत रहे तो हमारा आंसर नहीं बदलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो टार्क है, अब चूंकि इतना टार्क निकल के आया है यानी आघूर्ण, तो जैसे बात है इसको रोकने के लिए इतना ही प्रति आघूर्ण लगाना पड़ेगा, और ये आकार पर निर्भर नहीं करेगा कुंडली के, क्योंकि इस फार्मूले से आकार का जिक्र कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अब देखिए अतिरिक्त प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा अतिरिक्त प्रश्न में, वैसे 14वां है, कह रहा है दो समकेंद्रिक वृत्ताकार कुंडलियां x और y जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थिर है, तो एक उत्तर की तरफ है एक दक्षिण की तरफ। कुंडली x में 20 फेरे हैं और इसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक कुंडली x है, इसमें 20 फेरे हैं और 16 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है। एक कुंडली y है जिसमें 25 फेरे हैं, 18 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि x में धारा प्रवाह वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि y में दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है। तो कुंडली के केंद्र पर इनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा। तो जो जो हमको दिया गया है पहले उसको समझ लेते हैं। तो एक कुंडली x के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुंडली x की त्रिज्या rx 16 सेंटीमीटर, मीटर में बदला तो 100 का भाग दिया, 0.16 मीटर आ गया। फेरों की संख्या कितनी है 20, तो nx बराबर 20 लिख दिया। कुंडली में करंट ix इक्वल टू 16 एम्पियर हो गई। अब y कुंडली की त्रिज्या ry बराबर 10 सेंटीमीटर, 100 का भाग दिया तो 0.1 मीटर इसका रेडियस आ गया। अब तार में फेरों की संख्या NY 25 है। कुंडली y में धारा IY बराबर 18 एम्पियर, ये दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज, x वाले में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, उत्तर दक्षिण लिखा गया है, पूरब पश्चिम लिखा गया है। तो ये हमारी जो कुंडली है कुंडली उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। जो वृत्ताकार कुंडली है उत्तर दक्षिण दिशा में है, और जो हमारा प्रेक्षक खड़ा हुआ है वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। ये पूरब पश्चिम ये दिशा है, उत्तर दक्षिण ये दिशा है।
इसमें देखिए एक्स वाले में वामावर्त दिशा में 16 एम्पियर की करंट है और वाई वाले में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 18 एम्पियर की करंट है। तो ये देखिए फार्मूला होता है, अगर हम बी एक्स के लिए निकालेंगे तो हमने एनसीईआरटी में जो फार्मूले पढ़े हैं बायो सेवर्टला में उनको यूज करेंगे। तो बी एक्स इक्वल टू μ0/4π2 एक्स है तो आई एक्स पाई एन एक्स अपान आर एक्स। देखिए जब एक्स में निकाल रहे हैं एक्स कुंडली में तो सारी चीज़ें एक्स की रखी गई हैं। μ0/4π बराबर वैल्यू होती है 10⁻7 × 2 × आई एक्स करंट है 16 एम्पियर, पाई 3.14, फेरों की संख्या 20 और त्रिज्या 0.16 मीटर। ये आ गया 4 × 10⁻4 टेस्ला। कुंडली एक्स के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में है। मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली वाई के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यह दिशा बाद में समझेंगे, पहले हम बी निकाल लें। अब बी वाई इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π × 2π आई वाई एन वाई अपान आर वाई। तो ये हो गया, पूरी वैल्यू रखेंगे μ0/4π की, तो हो गया 10⁻7 × 2 × पाई × 18 × 2 25/0.1, तो आ गया 9π × 10⁻4 टेस्ला। तो मैक्सवेल के वामावर्त नियमानुसार कुंडली वाई के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम दिशा में है। दिशा बाद में देखेंगे। आप देखिए एक दूसरे के अपोजिट दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक में से दूसरा घटाएंगे और जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाएंगे। तो बी वाई माइनस बी एक्स कर दिया तो 9π - 4π × 10⁻4, तो आ गया 5π × 10⁻4। चूँकि बी वाई व बी एक्स विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ पर घटाया गया है, तो ये आ गया 1.6 × 10⁻3 टेस्ला। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर दिशा के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए दिशा को बहुत गंभीरता से समझिएगा तभी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर मुंह करके प्रेक्षक खड़ा हुआ है, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि एक्स में धारा प्रवाह वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में पूरब से पश्चिम को मुंह करके खड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाएंगे स्क्रू को तो वो बाहर की ओर निकलेगा। तो पूरब की ओर खड़ा है तो इसी की तरफ निकलना शुरू कर देगा स्क्रू, जैसा हमने स्क्रू रूल से बताया था। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? पूरब दिशा में। जिधर स्क्रू निकलेगा उधर ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो पूरब की ओर निकलेगा तो पूरब दिशा एक्स के लिए हमारी हो जाएगी। अब पश्चिम इसका उल्टा हमारा ये बी वाला है, वाई वाला, तो इसलिए इसकी दिशा पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में 10 गॉस यानी 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जिस तार से परिनालिका का निर्माण करना है यानी सोलिनॉइड बनाना है उसमें अधिकतम 15 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और क्रोड पर अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए परिनालिका का निर्माण विवरण सुझाइए। यह मान लीजिए कि क्रोड लौह चुंबकीय नहीं है। तो फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय नहीं है हमारी क्रोड। तो जो दिया गया है उससे हमें परिनालिका का निर्माण करना है। तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है B बराबर 10 गॉस यानी 100 × 10⁻⁴ टेस्ला बराबर हो गया 10⁻² टेस्ला। अब अधिकतम धारा I बराबर 15 एम्पियर तो N बराबर 1000 पर मीटर हो गया। फेरों की संख्या प्रति मीटर है, ध्यान दीजिएगा। परिनालिका हेतु धारा तथा तार के फेरों की संख्या का गुणन परिकलित करते हैं। तो फेरों की संख्या और धारा का गुणनफल।
तो फार्मूला हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का परिनालिका के लिए B बराबर μ0 NI, यानी NI बराबर B अपान μ0। तो B दिया है 10⁻², μ0 हमारा 4 × 3.1 4 × 10⁻⁷, क्योंकि μ0 अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। तो उससे ये निकल आया। अब NL बराबर हो गया हमारा 7961, यानी लगभग 8000, इससे निकल गया है। यहाँ NL का गुणनफल 8000 है, धारा I बराबर 8 एम्पियर है, तो तार के फेरों की संख्या कितनी होगी? अगर 8 में 1000 का गुणा करें तब 8000 आएगा, तो जाहिर सी बात है फेरों की संख्या 1000 है। अन्य संरचना में अब दूसरे बार क्या कह रहा है कि I हमारा 10 एम्पियर अगर हो जाए, अगर मान लीजिए 10 एम्पियर होता तो क्या होता? तो ये 8000 है, तो 8000 में 10 का भाग देंगे तो 800 आएगा। तो इसका मतलब अब फेरों की संख्या 8 होगी, 8000 मीटर। यह सबसे उपयुक्त संरचना है। तो इस तरह से हम फेरों की संख्या निकाल सकते हैं कि अगर 10 एम्पियर है तो 800 हो जाएगी, और अगर 8 एम्पियर है तो 1000 फेरे होंगे। तो इस प्रकार से हम फेरों की संख्या निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।